के लोन हैं जो सबसे ज्यादा लिए जाते हैं? सिर पर जब लोन का बोझ रहता है ना, तो कई लोगों को नींद नहीं आती है और सभी सोचते हैं इससे कैसे जल्दी से छुटकारा मिल जाए। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा लोन से पीछा छुड़ाना ही अच्छा होता है। अगर आप समय से पहले लोन का भुगतान करना चाहते हैं तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। लोन फोरक्लोज करना कितना सही कदम है? फोरक्लोजर चार्जेस कितने लगते हैं? क्या इनसे बचा जा सकता है? अगर हाथ में कुछ पैसे आ गए हैं और आप लोन का प्रीपेमेंट करना चाहते हैं तो किस तरह के लोन को पहले चुकाएं? अगर आपके पास एक पर्सनल लोन और होम लोन है तो इन दोनों के बीच में कौन सा लोन है जिससे आपको छुटकारा मिलना चाहिए? अलग अलग लोन पर कैसे वसूला जाता है फोरक्लोजर चार्ज, ये भी समझेंगे। और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं लोन एडवाइजर मंदार जल्कीकर। थैंक यू सो मच मंदार जी, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो मेरा फोकस है वो यही है कि अगर कोई लोन के बोझ से छुटकारा पाना चाहता है, उसे फोरक्लोज करना चाहता है, तो आप बतौर लोन एडवाइजर क्या सलाह देते हैं? कितना सही कदम साबित होगा लोन को समय से पहले चुका देना? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कोई भी लोन फोरक्लोज करने जाते हो तो आपको ये देखना है कि वो कौन सा टाइप का लोन है, कौन से तरह का लोन है। आपका होम लोन है या पर्सनल लोन है या कार लोन है। क्योंकि हर एक लोन में फोरक्लोजर चार्जेस या प्रीपेमेंट चार्जेस हम लोग जिसको कहते हैं वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, पर्सनल लोन के चार्जेस आपको 2% से 4% के रेंज में रहते हैं। फिर कार लोन के भी अप्रोक्सीमेटली 1% टू 4% के रेंज में रहते हैं। और होम लोन के अगेन 1% टू 2% के रेंज में रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सा लोन क्लोज करने जा रहे हो और उसके ऊपर फोरक्लोजर चार्जेस कितने हैं। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। क्योंकि जनरली स्पीकिंग आपका पर्सनल लोन या कार लोन या ऑटो लोन जिसको हम लोग कहते हैं, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट नॉर्मली कम रहता है एज कम्पेयर टू योर होम लोन। तो आप अगर होम लोन क्लोज करने जाते हो तो काफी हद तक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी कैश फ्लो सिचुएशन या आपकी सेविंग्स जो रहेंगे वो काफी हद तक नीचे जा सकते हैं। तो ये सब मद्देनजर नजर रखते हुए आपको ये डिसाइड करना है कि आपका आप अगर पर्सनल लोन क्लोज करने जा रहे हो या ऑटो लोन क्लोज करने जा रहे हो या होम लोन क्लोज करने जा रहे हो, और उसके ऊपर आपको फोरक्लोजर चार्जेस बैंक कितना लगाने वाली है, ये कंसिडर करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि लोन बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, तो पहले तो लोन का साइज, आप बिग लोन पहले चुकाएं या स्मॉल लोन, और इससे आपके अपने कैश फ्लो पर कितना असर पड़ेगा ये देखना है। और फिर फोरक्लोजर चार्जेस, यानी आपने सोचा कि ये लोन चुका रहा हूं, उस पर आपको कुछ एडिशनल चार्ज भी देना होगा। मंदार, ये बताइए, हाथ में कुछ पैसे आ गए हैं, मान लीजिए मुझे कहीं अच्छा सा रिटर्न मिल गया है और मैं लोन का प्रीपेमेंट करना ही चाहती हूँ। तो आपने अभी जैसे बताया पर्सनल लोन है, होम लोन है, ऑटो लोन है, बिग लोन है और स्मॉल लोन है। और जो स्मॉल लोन है उस पर बड़ा ब्याज भी वसूला जाता है। तो कौन सा लोन पहले चुकाना चाहिए? आप क्या सलाह देते हैं? तो देखो, आपके पास अगर कोई ज्यादा निवेश हो या एक्सेस फंड अवेलेबल हो हम्म। तो जो लोन का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है वो लोन आपको पहले क्लोज करना चाहिए, राइट। ताकि आपका बैंक को आप जो इंटरेस्ट पे करोगे वो इंटरेस्ट आपका बच जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि जितना लोन अमाउंट कम रहेगा, इफ यू कंपेयर पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन, तो जितना लोन अमाउंट कम रहेगा उसका इंटरेस्ट रेट उतना ज्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल, पर्सनल लोन की आप अगर बात करते हो तो होम लोन के कंपैरिजन में उसका रेट सबसे ज्यादा रहता है। आप अगर होम लोन की बात करते हो और एट द सेम टाइम आप अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात करते हो तो नॉर्मली स्पीकिंग आप होम लोन जो लेते हो उसका ऑन एन एवरेज, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पे रहते हो और वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्या है, बट जनरली स्पीकिंग 50 लाख के ऊपर ही आपको होम लोन आप लेते हो अगर आप 70, 75, 80 लाख के आसपास का प्रॉपर्टी लेते हो। वेराज आप जब भी पर्सनल लोन लेते हो तो पर्सनल लोन का आपका रिक्वायरमेंट नॉर्मली रहता है 5 लाख, 10 लाख या एट द मोस्ट थोड़ा ज्यादा अगर लेते हैं तो 15 लाख के आसपास। तो हैविंग सेड दैट, आप अगर जो लोन का इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा रहेगा वो अगर आप लोन पहले बंद कर देते हो तो अपना आपका उतना इंटरेस्ट कॉस्ट बच सकता है। राइट, अब मैं पूछना चाहूंगी कि 3 लोन पर अगर मैं फोकस करूं जो सबसे पॉपुलर लोन होते हैं, होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन, एक एक करके बताइए कि अगर इसे प्रीपेमेंट करते हैं
तो फोरक्लोजर चार्जेस, मुझे पता अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं, लेकिन किस रेंज में आपको फोरक्लोजर चार्ज जो है वो लगता है? सब में आपको लगेगा ये फोरक्लोजर चार्ज, एक्सेप्ट आई थिंक अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट पर है तो आपको नहीं लगता है। तो अगर फिक्स्ड होम लोन है और उसे फोरक्लोज करते हैं, क्या चार्ज है? कार लोन, ऑटो लोन, टू व्हीलर लोन, कुछ भी लिया उसे फोरक्लोज करने पर क्या चार्ज है, और पर्सनल लोन पर भी? ओके। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि आप होम लोन अगर क्लोज करने जाते हो तो उसके ऊपर जनरली बैंक आपको 1% टू 2% के आसपास चार्ज, फोरक्लोजर चार्जेस लगा सकती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहा है और अगर आप सैलरीड कस्टमर हो, तो आपको आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से आपको कोई भी बैंक फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगा सकता। तो या तो आप बिजनेसमैन हो और आपका जो भी कोई बिजनेस है वो बिजनेस एंटिटी अगर आपके लोन पे एज अ कोएप्लिकेंट और एज अ गारंटर है, और या तो आपका लोन अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में चल रहा हो, तो ही आपको बैंक फोरक्लोजर चार्जेस लगा सकती है। वो कितना चार्जेस रहेगा वो कंप्लीटली बैंक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन आप जब भी वो बैंक से लोन डिसबर्स करवाते हो, वही वक्त अगर आप बैंक के साथ निगोशिएट करते हो तो उसमें आप फोरक्लोजर चार्जेस में कुछ कम करवा सकते हो। लेकिन एक बार आपका डिसबर्समेंट हो गया तो उसके बाद फोरक्लोजर चार्जेस कम करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जो भी बैंक से डिसबर्समेंट लेते हो, वही वक्त उसी समय आप बैंक से डिस्कस करो कि फोरक्लोजर चार्जेस या तो होंगे नहीं होंगे, और अगर होंगे तो आप निगोशिएट करके उसको कम करवा सकते हो। रहा सवाल दूसरा पर्सनल लोन का, तो पर्सनल लोन में नॉर्मली 2% के से 4% के आसपास फोरक्लोजर चार्जेस रहते हैं। वो बैंक टू बैंक प्रैक्टिस वेरी हो जाता है, लेकिन 2% टू 4% इज व्हाट द जनरल मार्केट प्रैक्टिस इज। नॉर्मली बैंक्स आपको उतना चार्ज करती है। और अगर आप कार लोन की बात करते हो तो जनरली नेशनलाइज बैंक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाती आप जब भी लोन पूरा बंद करने जाते हो। whereas there are मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या एनबीएफसी है जो आपको अगेन 1% टू 4% के आसपास आपको फोरक्लोजर चार्जेस लगा सकती है। ये फोरक्लोजर चार्जेस इसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है कि आपने कितना साल तक उसको वो लोन को सर्विस किया है। तो आप अगर लोन डिसबर्समेंट के बाद इमीडिएटली 1 साल में या 1.5 साल में लोन बंद करने जाते हो तो आपका चार्जेस ज्यादा लगता है। लेकिन आप अगर 3 साल के बाद या 4 साल के बाद लोन क्लोज करने जाते हो तो फोरक्लोजर चार्जेस का कॉम्पोनेंट कम हो जाता है। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं मंदार आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये जो चार्ज लग रहा है फोरक्लोजर चार्ज, ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उस पर लगेगा या मेरे पूरे लोन के अमाउंट पर लगेगा? और दूसरा, एनबीएफसी और हाउसिंग फिनेंस कंपनियों से भी लोन लिए जाते हैं, तो वहां पर भी क्या फोरक्लोजर चार्जेस अगर फिक्स्ड रेट पर लोन लिया है तो रहता है? और क्या एनबीएफसीज जो है वो ज्यादा फोरक्लोजर चार्ज वसूलती हैं बैंक के मुकाबले? नॉर्मली स्पीकिंग एनबीएफसी आपको ज्यादा चार्ज लगाती है फोरक्लोजर चार्जेस, अगर आप बैंक के साथ में कंपेयर करते हो तो। ओके। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको एनबीएफसी से लोन देना ही नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी का एक जिसको हम लोग टारगेट क्लाइंट कहते हैं या टारगेट कस्टमर कहते हैं, वो अलग सेट ऑफ कस्टमर रहता है और बैंक का टारगेट क्लाइंट या टारगेट सेट ऑफ कस्टमर्स अलग रहता है। तो अगर आप बैंक के साथ में अगर लोन ले सकते हो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि वहां पे आप फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में पहले ही बैंक से निगोशिएट कर सकते हो, और आपका जो भी कोई प्रोडक्ट आप लोन का ले रहे हो उसमें निगोशिएट करके आपका फोरक्लोजर चार्जेस या तो जीरो कर सकते हो। जीरो करने की मतलब उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, बट एटलीस्ट निगोशिएट करके आप मतलब बिल्कुल कम करवा सकते हो। ओके। और ये जो फोरक्लोजर चार्ज है वो मेरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के हिसाब से लगेगा ना, या फिर जो मेरा फुल लोन? एब्सोल्युटली, वो आपका हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ही रहता है, वो आपका प्रिंसिपल ओरिजिनल लोन अमाउंट पे कभी नहीं रहता। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 लाख का मान लो पर्सनल लोन दिया हो और 3 साल आपने वो लोन सर्विस किया हो, और अगर आपकी आउटस्टैंडिंग आज की तारीख में अगर 5 लाख रुपया ही है, तो आपको जो फोरक्लोजर चार्जेस लगेंगे वो 5 लाख के ऊपर लगेंगे, ना कि 15 लाख के ऊपर। लेकिन और ये आपका कोई भी प्रोडक्ट रहेगा उसके लिए सेम एप्लीकेबल रहेगा। ओके, तो जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है उस पर लगेगा। लेकिन मंदर, लोन देने वाले संस्थान क्यों वसूलते हैं फोरक्लोजर चार्ज? क्योंकि मेरे पास अगर पैसे हैं, मैं उस लोन से पहले छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? तो लोन संस्थान को ये बात इतनी बुरी क्यों लगती है? ये चार्ज क्यों वसूला जाता है? काफी अच्छा सवाल है ये। इसका जवाब बीइंग एन एक्स बैंकर मैं आपको कहूंगा कि बैंक जो आपको फोरक्लोजर चार्जेस लगाती है उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे दूंगा कि मान लो किसी बैंक के पास 1000 कस्टमर्स है
और उन 1000 कस्टमर को बैंक ने होम लोन दिया है विथ एन एवरेज अमाउंट ऑफ लेट से 1 करोड़। ओके, तो बैंक के पास 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। अगर मान लो हाइपोथेटिकली हर एक कस्टमर वो बैंक के पास अगर लोन क्लोज करने आता है, तो विद इन पीरियड ऑफ लेट से 7 डेज और 10 डेज और 15 डेज बैंक के पास 1000 करोड़ रुपए आएगा। बैंक का बिजनेस है कि मार्केट में लेंडिंग करना या लोगों को लोन देना। तो अगर बैंक के पास इतना एक्सेस फंड्स आएगा तो वो फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? तो ये चीज डिस्करेज करने के लिए बैंक आपको फोरक्लोजर चार्जेस लगाती है। लेकिन बैंक आपको ये भी मोहलत देती है कि अगर आपको पूरा फोरक्लोजर नहीं करना है तो आप पार्ट प्रीपेमेंट करो, और पार्ट प्रीपेमेंट करते हो तो उसके ऊपर मैं आपको कोई चार्ज नहीं लगा। बट अगेन वो पार्ट प्रीपेमेंट कितना है, क्या है, वो आपका कौन सा प्रोडक्ट है, आप कौन सा आपने लोन लिया है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आप अगर होम लोन लेते हो या जिसको हम लोग मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, उसमें अगर आप पार्ट प्रीपेमेंट करते हो तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स आपको 25% ऑफ योर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इन 1 फाइनेंशियल ईयर आपको ओके पार्ट प्रीपेमेंट करना अलाउ करती है, जिसके ऊपर बैंक आपको कोई चार्ज नहीं लगाता। ओके, सो फोरक्लोजर चार्ज से बचने का एक रास्ता हो सकता है कि पार्ट पेमेंट आप कर सकते हैं, पार्ट प्री पेमेंट आप एग्जैक्टली, कर सकते हैं। और वैसे होम लोन मुझे लगता है इतना बुरा लोन भी नहीं, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं टैक्स छूट भी दिलवाता है। तो अगर आप पूरा पे कर देंगे तो आप वो टैक्स छूट जो है आपका, उसको आप मिस कर रहे होंगे। तो आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल एब्सोल्युटली, पोजीशन जो है वो देखनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर लोन को कोई समय से पहले चुका देता है तो क्या सिबिल स्कोर और रिपोर्ट पर इसका असर पड़ता है, मंदार जी? देखो, लोन अगर आप पहले बंद करते हो तो उसका डायरेक्टली सिबिल के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। इन हम्म। टर्म्स ऑफ आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका सिबिल स्कोर तभी बढ़ेगा जब भी आप जो भी लोन लेते हो उसका रीपेमेंट टाइम टू टाइम करते हो, विदाउट इवन अ सिंगल बाउंस। आप जब भी आपका ईएमआई रीपे करते हो तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ने में आपको मदद मिल जाती है। तो आप अगर कोई भी लोन जल्दी बंद करते हो तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा, और अगर आप मैच्योरिटी तक लोन का रीपेमेंट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर कम होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसका एक दूसरा ये पॉइंट का एंगल ये भी है कि जब भी आप लोन कोई भी लोन बंद कर देते हो बिफोर मैच्योरिटी, जल्दी क्लोज कर देते हो, और उसके बाद आप कोई नया लोन लेने के लिए बैंक के पास एप्लीकेशन देते हो, तो बैंक ये पॉइंट बिल्कुल मतलब कंसिडर करती है ओके। कि आपने जो भी इसके पहले लोन दिया था वो मैच्योरिटी के पहले बंद कर दिया। तो बैंक को एक कंफर्ट आता है एज फार एज कस्टमर्स क्रेडिट वर्दीनेस इज कंसर्न, कि आपके पास आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है, ओके। और उसी वजह से आपने आपका लोन पहले बंद किया। तो नया लोन देने के वक्त बैंक ये सोचती है कि अगर ये कस्टमर को मैं लोन दे देती हूँ तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये कस्टमर मेरा लोन भी मैच्योरिटी के पहले बंद कर दे। तो टू चलिए। दैट एक्सटेंट इट हेल्प्स यू, आप जब भी बाद में कोई दूसरा लोन लेते हो तो, लेकिन उसका डायरेक्टली सिबिल स्कोर इंप्रूव होने में आपको उसमें मदद मिलेगी। चलिए, तो यहाँ तो रात की बात है कि अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो उस पर सिबिल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी। तो मंदार जी से मैंने ये सीखा आज कि फोरक्लोज अगर आप करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस कीजिए, अपने कैश फ्लो को देखिए, और पूरा फोरक्लोज करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं कि पार्ट प्रीपेमेंट कर देंगे तो आप फोरक्लोजर चार्ज से बच जाएंगे। मंदार, कुछ सवाल हमारे दर्शकों के मैं आपके सामने अब रखना चाहूँगी। अमृत कोहली जी का पहला सवाल है, 37 ईयर्स के हैं अमृत, चंडीगढ़ से भेजा है। बता रहे हैं कि इनके पास एक 35 लाख रुपए का होम लोन है, इसका टेन्योर 15 साल का है, अभी केवल 5 साल ही पूरे हुए हैं, अभी भी करीब करीब 28 लाख का लोन बकाया है। क्या मुझे अपने पीएफ से कुछ रकम निकालकर इस लोन का पार्ट प्रीपेमेंट करना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप अमृत को? देखिए, अगर आप पीएफ से फंड्स विड्रॉ करके एग्जिस्टिंग होम लोन पार्ट प्रीपेमेंट करने की सोच रहे हो तो इसकी सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि पीएफ जिसको हम लोग रिटायरल बेनिफिट्स या रिटायरमेंट का प्लानिंग का फंड्स जिसे कहते हैं, तो उसको आपका पार्ट प्रीपेमेंट करने के लिए फंड्स विड्रॉ करना मतलब एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि आप जब भी आपका रिटायरमेंट एज आएगा तभी रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट आपको यही पूंजी काम में आने वाली है। तो अगर आपको मान लो आप कहीं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो और अगर आपको कोई बोनस मिलता है या कोई इंसेंटिव मिलता है या तो आपको कहीं से भी कोई एक्सेस फंड मिलता है, तो उससे आप पार्ट प्रीपेमेंट करने का सोच सकते हो। लेकिन प्रोविडेंट फंड से फंड्स विड्रॉ करना और लोन का पार्ट प्रीपेमेंट करना, ये मतलब सलाह तो मैं नहीं दूंगा। यानी ये इट इज समझदारी नॉट वाला एडवाइजेबल। काम नहीं है अमृत। पीएफ जो है नहीं, रिटायरमेंट के लिए उसको
वैसे ही रहने दीजिए, रिटायरमेंट के लिए आपको काम आएगा वो। दिनेश प्रजापति का मैं अगला सवाल लेकर आती हूँ। 41 वर्ष के हैं, बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर दिया है, मेरे होम लोन का टेन्योर जो है वो बढ़ गया है, रीसेट हो गया है, क्या कम ब्याज मिलने पर मुझे अपने लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा लेना चाहिए, और ऐसा करने पर कोई चार्ज या पेनल्टी देनी होगी इन्हें? सबसे पहली चीज तो आपको लोन ट्रांसफर अगर करना रहेगा तो देखो, एक चीज है कि जब भी बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और बाकी किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता। तो अगर आपका जो भी बैंक में लोन चल रहा है उनका अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा होगा तो जायज है कि बाकी सभी बैंक के भी इंटरेस्ट रेट बढ़े होंगे। हाँ, आप एक चीज बिल्कुल देख सकते हो कि आपका बैंक ने आपका इंटरेस्ट रेट कितना परसेंटेज पॉइंट से बढ़ाया है, और एट द सेम टाइम बाकी भी सभी बैंक ने उतना ही परसेंटेज पॉइंट से उनके रेट बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए हैं। अगर आप वो लोन, आपका बैंक ने आपका इंटरेस्ट रेट मान लो 50 पैसा से बढ़ाया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी सारे बैंक ने अगर 25 पैसा से बढ़ाया रहेगा, मिसाल के तौर पर एक बात कर रहा हूँ, तो इन दैट केस आप ये सोच सकते हो कि आपका लोन आप दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आप जब भी एग्जिस्टिंग होम लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर इज सर्टेन कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व, आपको जेब में से खर्चा करना पड़ता है, बिकॉज नया बैंक का कोई प्रोसेसिंग फी होगा या उनका लीगल और वैल्यूएशन के चार्जेस होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ चार्जेस पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सब कॉस्ट फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए अगर वो लोन ट्रांसफर करने के बाद आपका ईएमआई में अगर साइजेबल सेविंग हो रहा है तो आप ये बिल्कुल सोच सकते हो। अदरवाइज द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस इज आप एग्जिस्टिंग बैंक को ही अप्रोच कीजिएगा और उनको बताइएगा कि आपने मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 पैसा से बढ़ा दिया है, हालांकि दूसरे बैंक ने सिर्फ 25 पैसा से बढ़ा दिया है। तो अगर आप दूसरे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मेरा इंटरेस्ट रेट मैच कर सकते हो तो मतलब मैं आपका मेरा लोन, एग्जिस्टिंग लोन आपके पास कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं मेरा लोन दूसरे बैंक के पास ट्रांसफर करूंगा। तो जैसे ही आप एग्जिस्टिंग बैंक को ही अप्रोच करते हो तो उसमें आपका कॉस्ट भी बच जाता है और आपका इंटरेस्ट रेट अगर वो बैंक कम कर देती है तो आपका इंटरेस्ट रेट और ईएमआई भी बच सकता है। आई कैन सी मंदार के जो एक्स बैंकिंग डेज के जो एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर कर रहे हैं कि निगोशिएट कीजिए अपने बैंक के पास। आप जब ट्रांसफ़र करने जाएंगे प्रजापति जी तो बहुत सारे चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ेंगे, शायद आप जितना खर्चा करेंगे उससे आपकी जेब से और पैसे ही निकलेंगे, इसीलिए मंदार कह रहे हैं उससे अच्छा अपने बैंक से निगोशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच मंदार, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। आज शुक्रिया फोरक्लोजर चार्जेस और फोरक्लोजर के बारे में हमसे इतना खुलकर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइट।